बच्चों कैसे हो? क्रिएटिव और कंपटीशन के सेशन में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में यूज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में यूज होते हैं। तो हमें जब फिजिक्स के क्वेश्चन हम करने जाते हैं, डिफरेंशियल करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं या कोई ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स को कवर कर लेंगे, इसके बाद फिर हम फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको टच करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है जो आपके फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, यूज्ड इन फिजिक्स, यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आपका क्या क्या होता है, ये देख लो, आपका डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, ये भी होता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है इंटीग्रेशन। अब ये चीजें आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन फटाफट बनेंगे। अगर आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। फिर आपको जो है कुछ हमारे होते हैं बेसिक अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आनी चाहिए। इतनी सारी चीजें आपको बेसिक आनी चाहिए, ये नीड है इसकी, फिजिक्स की, 12th फिजिक्स 11th फिजिक्स की। ये सारी चीजें आएंगी तब आपके जो डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है। मैंने प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहाँ कहाँ, जैसे हम रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तब भी उसका यूज होता है। इसके बाद अगर इसको देख लेते हैं तो इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में, मैग्नेटिक करोगे तो उसका कभी यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होता है जब एंगल वगैरह की बात आती है। अगर आप स्ट्रेट लाइन पे मोशन ले लो, सर्कुलर मोशन ले लो, कोई भी मोशन ले लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो ये चीजें जानना बहुत ही आपको जरूरी है बच्चों। अगर ये चीज आप पढ़ लोगे तो आगे आपको काम आएगा सारी चीजें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो सबसे पहले एंगल जानो क्या होता है। सबसे पहले एंगल जानो क्या होता है। ठीक है, ये हमारा है P, ये हमारा है O पॉइंट, ये हमारा है S। ठीक है, यहां एंगल हमने मान लिया थीटा। अब अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है कि हम कैसे लिखेंगे इस एंगल को, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल P O S लिखा रहता है ना कई जगह, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कौन सा एंगल है, डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ये चीज भी नोट डाउन करने वाली है कि एंटी क्लॉकवाइज में वैल्यू पॉजिटिव आएगी और क्लॉकवाइज में वैल्यू निगेटिव आएगी। किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। अब आप पूछोगे किसकी वैल्यू की बात कर रहे हो आप सब, किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, पहले आप एंगल समझो, एंगल होता क्या है, आर्क क्या होता है, आर्क और रेडियस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। मेरा फर्स्ट लेक्चर पढ़ना, लेक्चर 1 देखना आप, चैप्टर 1, जब हम शुरू कर रहे थे आपका फिजिकल मेजरमेंट एंड वर्ड, तो मैंने सारी चीजें बता रखी है। फिर भी मैं आपको इसको रिवाइज कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के मीडियम से, आप इसको समझो एक बार। ठीक है, ये चीजें आप समझ लोगे तो आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सपोज दैट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट हो रही है O से, तो रिवॉल्विंग एंगल क्या हो जाएगा इसके कारण, एंगल O क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉक में ये हम एंटी क्लॉक एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं रिवॉल्विंग लाइन,
OS, और ये क्या होगा क्लॉकवाइज में। किसमें होगा क्लॉकवाइज में। ये चीजें क्लियर। अब बात करते हैं हमारी रेडियस की। अगर हम इसको ऐसे ही यहां तक ये कर दिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा R, ठीक है। ये हमारा क्या है इसका रेडियस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसको थीटा मान लिया, ये हमारा आर्क है, इसको हमने R मान लिया, तो क्या हो जाएगा PS अपान R हो जाएगा, ठीक है। ये भी नोट डाउन करो आप, हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको यार कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अगर रिवॉल्विंग लाइन हमारी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है तब ये पॉजिटिव है, अगर हमारी रिवॉल्विंग लाइन क्लॉक डायरेक्शन में होती तब ये नेगेटिव हो जाता। क्लॉक डायरेक्शन का मतलब कैसे बच्चों, इसको इधर कर देते, ऐसे जाकर के इसको इधर कर देते, ये एंगल हम यहां ले लेते थीटा, तब क्या करते आप बताओ, तब क्या नेगेटिव होता, क्या पॉजिटिव होती, इस वैल्यू क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आ जाती, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, ये मिनट का साइन है, और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड, ये सेकेंड का साइन है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 1 राइट एंगल की डिग्री क्या होगी, 1 राइट एंगल की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई राइट एंगल है हमारा, राइट एंगल मतलब ये, अगर यहां राइट एंगल है कोई हमारा, तो 1 राइट एंगल की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, 1 राइट एंगल की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, ठीक है। ये नोट डाउन करो आप लोग। अगर हम रेडियस ऑफ द सर्किल की बात कर लेते हैं, अगर कोई सर्किल सपोज करो है ये, और इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, इसकी रेडियस मान लें, तो इसकी रेडियस की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 हो रहा है, 180 पे क्लॉकवाइज में ये, या एंटी क्लॉकवाइज में लोगे 180 पे रोटेट होगा, ठीक है। यहां से 2D होता है, स्फीयर क्या होता है हमारा 3D होता है, सर्किल क्या होता है हमारा 2D होता है, ठीक है। इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, तो क्या होगा बताओ। ये सारी चीजें मैं क्लियर करा चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, बताओ क्या चीज होगा। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कार्डिंग 180 डिग्री अपान पाई, ठीक है। या पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो हमारा कितनी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 57.3 डिग्री, सॉल्व करके देख लेना, 3.14 से इसको डिवाइड कर देना। इतनी चीजें नोट डाउन करो बच्चों। अब एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, अगर एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन कैसे निकालोगे, और एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री कैसे निकालोगे, दोनों निकालने पड़ेंगे ना। आप हमेशा ये चीज याद नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डिग्री टू रेडियन में एंगल निकालोगे बच्चों, जब भी डिग्री टू रेडियन में एंगल निकालोगे, तो पाई अपान 180 डिग्री से बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, पाई अपान 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। और जब भी आप रेडियन 2 डिग्री निकालोगे, तब क्या करना है 180 डिग्री अपान
पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन में पाई अपान 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है और रेडियन टू डिग्री में 180 डिग्री अपान पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसकी वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं। अब इसको क्या करना है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे बताओ? 8 गुणे पाई अपान 180। ठीक है, रेडियन टू डिग्री के लिए, रेडियन टू डिग्री के, डिग्री टू रेडियन के लिए। ठीक है, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा? 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 2 18 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 फिर जाएगा, 4 3 60 5 40, मतलब पाई अपान 22.5 डिग्री। और फिर मैं बोल दूं रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब क्या करोगे? 8 गुणे 80 अपान पाई। ठीक है, बस सिंपल आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब बच्चों आगे और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट का ही क्वेश्चन है, कन्वर्जन का क्लॉक का एग्जांपल है, तो क्वेश्चन भी आपको समझना होगा, हम समझेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इसको नोट डाउन कर लो आप। एक घड़ी है, ठीक है, लेकिन ये बजा कितना रही है, ये देखना पड़ेगा कितना बजा रही है ये। ठीक है, ये 4 बजा रही है घड़ी, ये 4 बजा रही है। ठीक है, तो आपको अगर ये 4 बज रहे हैं इस घड़ी में, तो आपको बताना है कितना एंगल होगा। जब इस घड़ी में 4 बज रहे हैं तो क्या एंगल होगा बताओ? ऑप्शन है 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है आपका π/3 रेडियन, तीसरा ऑप्शन है आपका 2π/3 रेडियन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा बच्चों सॉल्व करके। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घड़ी कोई बहुत सिंपल है यार, मैंने अभी रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन बताया है। ये तो बस मेरे क्वेश्चन देते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए था। बताओ हिंट दे दिया। इसको 120 डिग्री ले सकते हो। ठीक है, 180 120 डिग्री को क्या बोल सकते हैं बताओ? 2 गुणे पाई 3 है ना, तो ये इसका आंसर है 2π/3। ठीक है,
नोट डाउन कर लो क्वेश्चन। अरे एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री तो होगा, उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 4 से, बस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो गया 2 पाई/3 रेडियन। क्यों हुआ, क्योंकि जब ये घड़ी देखो 4 है, 25 करके यहाँ पर 9 होता है हमारा, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री हुआ। ये पूरा एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल उसी घड़ी के अंदर पूरा एंगल कितना होगा जब ऐसे घूम जाएगी सर्किल में, उससे हम ये एंगल निकाल लेंगे। अगर ये एंगल निकाल लेंगे तो अपने आप ही वैल्यू रेडियन में आ जाएगी। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको हम कुछ बता देते हैं, इसके बाद ये एग्जांपल तो हो गया, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे आसान क्वेश्चन थे, समझ लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये 2D है, इसका फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। अब सपोज करो अगर ये मैं एंगल थीटा दे देता, ये एंगल थीटा दे देता, ठीक है। और अगर आसान भाषा में समझ रहे हो तो मैं समझा दे रहा हूं, ए बी सी थीटा 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है जो बेस से अटैच हमारा ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दैट कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। और किसी भी ट्रायंगल के पूरे जो एंगल होंगे सबका मिलाकर के वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। ये क्लियर। अब एक पाइथागोरस जी थे, वो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई है, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या बताया है उन्होंने बोला है। अब इस चीज का एग्जाम्पल आप लोग निकालने लगना। अगर ये थीटा एंगल, अगर ए बी यहां पे सी है, तो हमेशा ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा आधार, ये हमारा होता है कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है। ये कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है हमारा आधार। अब अगर इसी चित्र को मैं ऐसे कर दूं, इसी चित्र को मैं ऐसे कर दूं और एक एंगल मैंने यहां दे दिया आपको 90 डिग्री, तब बताओ लंब आधार कर्ण कौन होगा। तो इस चीज को हम समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको। जो लंब के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और उससे जो अटैच हमारी साइड होती है उसे हम बोलते हैं आधार, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, यहां मैं नोट डाउन कर रहा हूं, उसको आप लिख लो नोट डाउन करने के बाद कि साइन थीटा, कास थीटा, और इन थीटा की वैल्यू कैसे आपको निकालनी होगी, ठीक है। वो वैल्यू मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। तो साइन थीटा क्या होगा, इससे ए बी मतलब हाइपोटेनस, अरे सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए सी, अगर हमने इसको सी माना है इस फिगर से, तो हमेशा जो AC होगा AB से बड़ा होगा, हमेशा AC क्या होगा, AB से बड़ा होगा, AC इज ग्रेटर देन AB। तो थीटा की वैल्यू किसमें लाइज करेगी, साइन थीटा की -1 एंड
+1, दो चीज में यूटिलाइज करेगी इसकी वैल्यू। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझो आप इस चीज को। इसको नोट डाउन करो बच्चों, और मैं समझाता हूं। ये थीटा है, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, इसको हमने z मान लिया, इस डिस्टेंस को। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे कर्ण। अब ऑलवेज y must be greater than z and z always must be less and equal than y, ये होगा। तो अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 से 1 के बीच में। ऐसे हमारा cos थीटा, ऐसे हमारा cos थीटा होगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये x बाई y। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? हमेशा जो है y क्या होगा? x से बड़ा होगा, मतलब इससे भी बड़ा है y और z से भी बड़ा है y। तो y सबसे बड़ा है, मतलब तीनों भुजाओं में, लंब, आधार और कर्ण में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा, ठीक है, -1 cos थीटा 1 के बीच में लाई करेगी, ये वैल्यू बच्चों। अब हम बात करेंगे tan थीटा की। tan थीटा हमारा क्या होगा? z बटे x, लंब बटे आधार। tan थीटा इज इक्वल टू z बटे x। तो tan थीटा की वैल्यू कहां लाइज करेगी? आप सोच करके बताओ। आखिर हमने एक रेंज बना दिया, इस रेंज के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, तो tan थीटा में थीटा एंगल कहां से कहां तक लाइज करेगा, ये बताओ आप। बच्चों जो tan थीटा हमारा होगा वो लाइज करेगा -∞ से +∞ के बीच में। तो -∞ tan थीटा +∞ के बीच में ये लाइज करेगा वैल्यू tan थीटा की। तो ये साइन थीटा की आ गई, ये cos थीटा है, tan थीटा। अब साइन थीटा हम लिख देते हैं